नमस्कार। इन टुडेस एंड थ्रू दिस राइट एंगल मैं आप लोगों के साथ मेरा कुछ वेदना, आई वांट टू से दिस थिंग इन एंग्विश, शेयर करना चाहता हूँ। आफ्टर रीडिंग न्यूज़पेपर्स, particularly two items caught my attention. Whether there is a linkage between these two items or not, that I am leaving it to you people to judge. So जो पहला जो आइटम है, ये हमारा जो कांग्रेस का सो कॉल्ड प्रेसिडेंट है। आई एम डिलिबरेटली यूजिंग द वर्ड सो कॉल्ड बिकॉज आप जानते हैं उनका एक रियल बॉस होते हैं। वो बॉस हैं राहुल गांधी जी कि सोनिया जी, वो अलग बात है। तो ये जो प्रेसिडेंट जो उनका नाम क्या है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वो कल जम्मू एंड कश्मीर में एक इलेक्शन रैली में भाषण दे रहे थे। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोले कि अनफॉर्चुनेटली द कांग्रेस प्रेसिडेंट, ही ऑल्सो हैपेंस टू बी द लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा। व्हाट डिड ही से? ही सेड दैट भाई लोग बहनों देखो, अगर हमारा इंडिया अलायंस को और 20 सीट्स एक्स्ट्रा मिल जाता, देन ये जितने बीजेपी लीडर्स हैं ना, इन सबको हम जेल में भेज देते। सो दे वुड हैव बीन जेल टुडे हैड वी गॉट 20 मोर सीट्स। क्या अपराध किए थे, क्या है, वो कुछ नहीं बोले। बोले कि दे डिजर्व टू बी इन जेल। आई थिंक आई कैन कोट इट व्हाट ही सेड, had our alliance got 20 more seats in the last general elections, all the BJP leaders would have been in jail and they deserve to be there. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि सपोज इस इलेक्शन में राहुल गांधी, इलेक्शन के बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो जाते, then what he would have done by now? मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नड्डा, जो भी है इनका कौन है करके, वो सब अभी तिहाड़ जेल में होते। आई डोंट थिंक वन कैन कम अक्रॉस ए मोर आउटलैंडिश स्टेटमेंट्स देन दिस। ठीक है भाई, आप कोई पॉलिटिशियन आपका अपोजिशन करते, आई एम नॉट सेइंग दैट दे विल नॉट गो टू जेल इफ दे हैव डन कमिटेड एनी क्राइम, बट वो क्राइम करने के लिए आपको तो जुडिशियरी के थ्रू कन्विक्ट करना पड़ेगा ना। जैसे इनका तो सब नेता इंक्लूडिंग राहुल गांधी सब बेल में हैं। तो क्यों भाई बेल में हैं? क्योंकि अभी तक कन्विक्शन हुआ नहीं, जो भी केस चलता है एटसेट्रा। तो आप कैसे बोल देते हो कि हम आज आ जाएंगे तो ये सब अपोजिशन लोगों को जेल में भेज देंगे? दैट मीन्स व्हाट खड़गे साहब बोल रहे हैं, he is not apologetic about their party's history, what happened during 1975 when emergency was declared in the country, and you know that during emergency all these opposition leaders were sent to jail. So maybe he is proud of that history and history of their party's governance, in which it is apparent that they can send to any opposition leaders to jail the moment they so desire. So ये कितना रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट बोलना और कितना इरेस्पॉन्सिबल फॉर दैट मैटर, आई एम लीविंग यू पीपल टू जज. So this is one news item, but the other news item which is more important, and I think you all must have heard it in radio or seen it in TV or read it in various newspapers. आजकल हर जगह पर ये बड़ा डोमिनेंट न्यूज़ आइटम्स है. वो हमारा राहुल गांधी जी वो अभी अमेरिका परिभ्रमण कर रहे हैं. मेरा ख्याल में आज और कल लौटेंगे. बट फॉर द लास्ट 3-4 days he has been there in America. There he has been
addressing people, meeting various leaders, addressing press conferences. I think also giving some lecture, perhaps, I don't know, in some think tanks, though it was said that वो करेंगे अभी इन द लास्ट 20 आवर्स अगर कुछ किए होंगे, मेरे को थिंक टैंक वाला पता नहीं, बट अभी तक जो हुआ है एंड इनका जो भाषण वेरियस जगह से हुआ है, जो दिए हैं इन्होंने, दैट इज ऑल्सो समथिंग नीड टू बी टेकन नोट ऑफ, एंड वो किस किस लोगों को भी मिल रहा है। पर ये जो आप देखते हैं कितना कंट्रोवर्स, कल मेरा ख्याल में उन्होंने मिले थे एक यूएस में कांग्रेस वुमन, डेमोक्रेटिक पार्टी को बिलोंग करते हैं, इल्हान ओमर, ए लेडी, ये नोन इस्लामिस्ट इन द सेंस, आई एम नॉट सेइंग दैट शी इज एन इस्लामिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट, बट फॉर हर द वर्ल्ड बिगिंस एंड एंड्स विद इस्लाम, एंड वो पैलेस्टाइन इशू पर करते हैं। अभी पाकिस्तान मेरा ख्याल में लास्ट मंथ और 2 months बैक गए थे, वो कश्मीर, उनका पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी विजिट किए। वो पिछले 2 साल से ओनली एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स देते हैं, डेमोक्रेसी ख़त्म हो गया, वो हो गया, तानाशाही चल रहा है। एंड लास्ट टाइम जब वो आए थे, विजिट किए थे, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर गए थे, एंड ओपनली बोलते हैं कश्मीर मस्ट बी लिबरेटेड फ्रॉम इंडियाज कब्जा। सो वो जो लेडी थे उनके साथ भी बहुत बढ़िया मीटिंग हो गया राहुल गांधी जी, कल आज पेपर में आया है। एंड देन व्हाट ही इज टॉकिंग ऑफ, आई एम नॉट गोइंग इनटू ऑल द डिटेल्स दैट ही हैज स्पोकन, बट 2-3 बात हम आपके ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं। एक बार ये हमेशा बोलते हैं कि ही गिव्स एन इम्प्रेशन, और ही गेव दैट इम्प्रेशन टू द अमेरिकन्स, that the last general elections that were held, he was the real victor and the number one loser was Narendra Modi. I mean, that is something he conveyed, that Modi is gone, the Indian people have reposed their faith in us. That means he is the victor, he won the elections. He won the elections, but फिर भी क्यों प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाया ये हमको पता नहीं। बट द नैरेटिव दैट इज ट्राइंग टू गिव, और ट्राइंग टू गिव क्या, ही हैज ऑलरेडी गिवन द नैरेटिव दैट ही वांट्स पीपल टू बिलीव इज दिस, दैट ही वाज द रियल विक्टर इन द जनरल इलेक्शंस दिस ईयर दैट वर हेल्ड इन द कंट्री। दो, and he says that BJP has lost just because it has got only 240 seats. So imagine a person whose party has got 99 seats is saying that BJP has no moral right to rule the country or be in the government because it has got only 240 seats, and without taking into account the fact that he heads a NDA government. NDA is a pre-poll alliance, and NDA got I think 293 seats, and इनका अगर combine करोगे तो 130, that's a different matter. But a person having won 99 seats is projecting himself to the victor and saying that Indian people are behind him. The Indians have reposed confidence in him, not in Narendra Modi, who continues as the chief minister in what is his third term. And then he says that what is this, ये क्या कोएलिशन सरकार बनाते, कोएलिशन सरकार कैसे रहता है, कैसे होता है, ये हमसे सीखे। हमने बहुत बढ़िया चलाया कोएलिशन गवर्नमेंट। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द माइनॉरिटी गवर्नमेंट दैट नरसिंहा राव लेड, और नाउ 2004 to 2014 इन्होंने जो चलाए UPA 1 and 2। बट दो बात वहाँ है, UPA 1 में जब चला रहे थे, आप जानते हैं इनका नंबर, कांग्रेस का नंबर कितना था? कांग्रेस का नंबर UPA 1 जब मनमोहन सिंह आए थे, आई थिंक इट वाज 145, जस्ट 7 मोर देन बीजेपी को मिला था तब 138। तो दे हैड द राइट, दे वन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। 145 में इनका 240, दे डोंट हैव राइट टू फॉर्म द गवर्नमेंट एंड लीड इट हियर। एंड द सेकेंड टाइम इनका नंबर डेफिनेटली बढ़ा है,
I think they got 206 seats. But the fact remains, 206 seats is far below 240 mark of BJP. The point that I am trying to make is this: if with such numbers, which are much lower than what BJP has today, you said that you led very successful coalition governments in the past. Now you say that these people cannot run a coalition government because BJP doesn't have the majority. Just it has got 240 seats. Nothing can be more, according to me, more laughable than that. The second point, इन्होंने जो ज्ञान दिए गांधी जी, राहुल जी, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, वो भी मेरे को बड़ा सरप्राइज मैंने करता है। इन द सेंस इन्होंने बोले कि देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेस्पेक्ट्स कास्ट एंड देन कास्ट हैव टू बी परमानेंट फेनोमेनन, रेस्पेक्ट्स कास्ट। इसका मतलब क्या? इंडिया का जो, ये तो हमने कहा देखा नहीं था, हमने तो बचपन से यहीं पढ़े हैं कि हमारा जो संविधान बना है, कोई धर्म नहीं होगा, कोई कास्ट नहीं होगा। एक्चुअली annihilation, that annihilation or making caste irrelevant was the real goal of most of our constitution makers. If you go through the proceedings of our constituent assembly, you will see this, how they wanted to annihilate caste or make the caste irrelevant. But here he is saying that Indian constitution respects caste and everything should be determined on the basis of caste, in this sense, and that too क्या caste, that too depending on your respective population. ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया भाई इंडिया का? एंड आप जाके अमेरिका में बोल रहे हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स ऑल दीज थिंग्स, इट रिस्पेक्ट्स ऑल दीज थिंग्स, वेयर competence and talents have no value, and you are saying that हम अगर पावर में आएंगे then कोई चिंता का बात नहीं है, आपका जितना नंबर है, क्या है इनका एक पर्टिकुलर फ्रेज है क्या, जितना आबादी इतना हक, मेरा ख्याल में दैट इज द एग्जैक्ट वर्ड, दैट मीन्स डिपेंडिंग ऑन योर पॉपुलेशन you will be getting all the things, competence and your quality, your talents are not important at all, and this is what Indian constitution as of today respects, and that is what it aims at. I really have not seen this thing anywhere in our constitution, and इनका जो अंकल है, जिनको अंकल साम बोलते हैं, पेट्रोड्रा साहब ने ये इनको जब इंट्रोड्यूस कराते हैं अमेरिकन ऑडियंस को, बोलते हैं इनसे बड़ा महाज्ञानी इंडिया का पॉलिटिक्स में कोई नहीं है, ही इज हाईली रेट एंड ही इज स्पेशलिस्ट ऑन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। वो इतना उच्चे पढ़े हैं, इनका इतना विद्या है, लोग उनको समझने में थोड़ा सा तकलीफ होता है, तो ये इनका ज्ञान है। सो लेट मी नॉट go beyond this, but I think the most pernicious thing, the most idiotic thing, most dangerous thing that Gandhi has done or rather there is his speech yesterday in one of the press conferences, perhaps in one of the events, I really not exactly remembering it, and what is that? He talked about the Sikhs. वहाँ क्या था? He saw in that gathering एक Sikh young man बैठे हुआ था। उसको पूछे, सर आपका नाम क्या है? तो उसने कुछ न बोले, तो बोले होगा what his name is, and then he said that what I am doing in India today, I am fighting for your rights. And what exactly he said there? First of all, you have to understand what the fight is all about. The fight is not about politics. It is superficial. What is your name? The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed, just to mark the word, whether as a Sikh
he is going to be allowed to wear his turban in India, or he as a Sikh is going to be allowed to wear a kada in India, or as a Sikh one is going to be able to go to Gurudwara. That is what this fight is about, and that is what I am fighting. Could anything be more diabolical than this? A leader of the opposition of the Lok Sabha is going and telling there in America on a foreign soil that the Sikhs in India are facing what is called an existential crisis. My God, I am not saying भाई तुम्हारा क्या हिस्ट्री है, क्या हुआ 1984 में following the assassination of Mrs. Indira Gandhi, and 6 लोगों को क्या हुआ, what your father had said when a big tree falls the earth shakes. I am not going into that. We have overcome all these things, and that was particularly done by this thing. I am not going to detail whether that is true, necessary, that is right or wrong. Obviously it was wrong. Everybody has apologized. Even the Congress party has apologized. But the fact is that after this, what has happened? The one Sikh has become a prime minister. The Sikhs have occupied many important offices, both political as well as bureaucratic and military in this country. They have become army chief, air chief, navy chief. As I said, the prime minister, nothing can be more than that. And even in today's cabinet, the council of ministers of Modi ji, there are 2 Sikh, Mr. Puri and Ranbir Singh Bittu. I'm sorry, I am saying this because I have written an article on this, and that is going to come in our Uday India magazine, in the print. So it helps me like this. So there are the point that I am trying to make is this. And you say the Sikhs are facing the existential crisis in India. But that's not all. The way he said this, and immediately after he said it, look what happened. That Khalistani extremist organization, isko bolte Sikhs for Justice, Gurpatwant Singh Panun. He issued a statement and बोला कि यही तो है, हम तो खालिस्तान के लिए यही बोल रहे हैं. सिक्स लोग एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है. अभी नॉन अदर देन राहुल गांधी ने ये बोले हैं. तो हमको तो भाई रेफरेंडम हम जो कर रहे हैं ऑल ओवर द ग्लोब, ये इंडिपेंडेंस पंजाब को बनाना ही बनाना पड़ेगा. And I am just quoting him what Panun says. Thanking Rahul Gandhi for agreeing that Sikhs in India are facing an existential crisis, he promptly issued a statement, and I am quoting that statement. While addressing the gathering in Washington DC, where many pro-Khalistan Sikhs were in attendance, मतलब वो जो गैदरिंग राहुल गांधी जो एड्रेस किए हैं उसमें मेजॉरिटी थे खालिस्तानीज. तो वो खालिस्तान का गैदरिंग को राहुल गांधी एड्रेस कर रहे हैं. क्या बोल रहे हैं? Rahul Gandhi justified, this is what Panun is saying, Rahul Gandhi has justified SFG, that means Sikh for Justice, global Khalistan referendum campaign. And then he says, after all, he is saying, fight in India is whether a Sikh will be allowed to wear a turban and kada, go to Gurudwara. Rahul's statement on the existential threat to Sikhs in India is not only bold and pioneering. कौन बोलता है? Panun. Bold and pioneering statements Rahul Gandhi ji जाके दिए इन लोगों को, but is also firmly grounded in the factual history. वही हो रहा है. राहुल गांधी सच बोल रहे हैं of what Sikhs have been facing under successive regimes in India since 1947. And Rahul Gandhi's statement also corroborates SFJ's stance and justification of Punjab independence referendum to establish a Sikh homeland called Khalistan. आप जानते हैं ये जो SFJ जो है, it is a banned organization in India because it indulges in terrorist activities, and ये पाकिस्तान ISI का बिल्कुल स्पॉन्सर्ड बॉडी है. एंड इसीलिए
हमारा होम मिनिस्ट्री ने उसको बैन किया है. सो आवर लीडर ऑफ द अपोजिशन, द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर, in fact in a true democracy the leader of opposition is always respected as the potential prime minister, the next potential prime minister. So the India's next potential prime minister is hobnobbing, or has become, let me put it this way, has become the darling of Khalistanis who want to create an independent state of Punjab. So आप जस्ट इमेजिन कीजिए, ये बात एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन का मैक्सिमम फॉलोअर्स को आप एड्रेस कर रहे हैं. आप बोल रहे हैं कि सिख्स आर हैविंग एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इन इंडिया. ये बात अगर आप और हम बोलते, don't you think we would have been automatically arrested under our laws for encouraging or for fighting or arguing for sedition, rather doing something or indulging in sedition activities. आप और हम ये बोलते जो राहुल गांधी ने जो बोले, and with the justification that comes from the Khalistanis, यही बात एलोन. I am not talking of what many other things that Rahul said in America and other things that some of the examples that I gave. I am not worried about that. That is sheer buffoonery that people realize. But this thing has got very very serious implications for country's unity and integrity. एंड ये यूनिटी एंड इंटेग्रिटी के पर ये जो सेडिशियस एक्टिविटीज के लिए कोई भी इंडियन अगर करता, देन ऑटोमेटिकली ही विल बी अरेस्टेड. अगर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉज, डोंट यू थिंक राहुल गांधी शुड बी अरेस्टेड ऑन हिज अराइवल एट इंदिरा गांधी International Airport, this night or tomorrow morning when he lands here, and sent straight to the Tihar jail? But ये होगा क्या? होगा नहीं. ये होगा नहीं. Unfortunately, जो लॉज है हमारा, कुछ लोग they are about the divine rights, उनके लिए कोई लॉज लागू नहीं है कि the interpretation of the laws, even if the things go to the court, going by recent history, do not inspire that confidence that the law will take their own course. नहीं होगा. ये लोग स्पेशल है. And that explains I'll be ending my discussion with you people by quoting Rahul Gandhi ji. And on this I will be agreeing with him, because वो बोले हैं ना, उनके लिए कुछ हो नहीं. anything he can say, anything he can do, nothing will happen to in this country. इंडिया का लॉ उनके लिए लागू नहीं है. ये मोदी जी, ये जो भी हैं, सरकार भी इनके पास है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगा. आप और हम बोलते तो अभी तो जेल में जरूर हो जाते हैं. क्या बोले उन्होंने? That's why I am again going to quote. That explains, while speaking to Indian diaspora in Herndon, Virginia, Rahul Gandhi remarked, and I am going to quote it, and please listen to it carefully. And this is the quote: "Something has changed after elections." डर नहीं लगता है अब, डर निकल गया है. In Parliament, I see Prime Minister right up front. And I can tell you that the idea of Mr. Modi और जो 56 इंच chest, 56 inch chest, and his direct connection with God, that's all gone now. It is all history now. क्या बोल रहे हैं? वो डर निकल गया है. अभी वो 56 इंच वाला मोदी रहे नहीं. मैं तो इनको सीधा देखता हूँ पार्लियामेंट में, फेस टू फेस. वो गए हैं, खत्म हो गए हैं. वो डर चला गया. ही बोले ना, समथिंग हैज चेंज. डर नहीं लगता अब.
डर निकल गया है। जब उनको डर नहीं लगता, डर निकल गया है, वो ओपनली बोलते हैं अमेरिकन वालों को जाके, अमेरिकन ऑडियंस में, तो ये तो बोलेंगे ही बोलेंगे। वो जानते हैं, वो चाहे वो तो भारत जोड़ो तो कोई इनका जितना एक्टिविटीज है, मेरे तो लगता है उसका भारत तोड़ो, जैसे मैंने बोला खालिस्तानी वालों का अभी इज द बिगेस्ट डार्लिंग नाउ। एंड वो और भी आई डू नॉट वांट टू गो इनटू डिटेल्स, चाइना के बारे में क्या क्या बोले, वो सबका अलग, वो तो भारत जोड़ते तोड़े, जो भी वो जानते हैं जो भी करेंगे ना उनके लिए कुछ नहीं होगा। उनको अभी डर लगता नहीं है, डर निकल गया। एंड ऑन दिस थिंग आई थिंक मैं अभी जितने बोले कि इनका विरोध किया हूं, बट ये जो पॉइंट जो राहुल गांधी ने जो बोले परसों वर्जीनिया में, मैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पर बिल्कुल मैं सहमत हूं। सो लेट मी स्टॉप हियर टुडे। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। नमस्कार।